नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ का एक स्टेटमेंट है जो कि काफी उसको लेकर बातचीत हो रही है। लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर मुख्य न्यायाधीश को इस तरीके की बातें करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। वो अपने पैतृक गांव में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और ये अभी कल रविवार की ही बात है। और उस सभा में उन्होंने ये कहा कि जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का फैसला उन्होंने सुनाया था वो इतना जटिल था, वो इतना पेचीदा था कि उन्होंने भगवान की शरण में बैठना ज्यादा पसंद किया। उन्होंने कहा कि मैंने भगवान से कहा कि मेरी मदद करो। अब लोग इस बात को चर्चा कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या इस तरीके का बयान देना चाहिए था, क्या एक पब्लिक सभा में इस तरीके की बातें करनी चाहिए थी। क्योंकि जजेस के बारे में कहा जाता है कि ठीक है, आप अपना कोई भी पूजा पाठ करिए या आप भगवान से भी आप बात करते हैं तो वो आपका पर्सनल डिसीजन है, लेकिन पब्लिकली इस चीज को डिस्प्ले करना कि आप फैसले को लिखते कब हैं, जब भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं उसके बाद आप फैसला लिखते हैं। तो आज ये बताकर चंद्रचूड़ साहब ने क्या साबित किया। अब दो तीन चीजें हैं जिसके बारे में काफी बात की जा रही है। पहली बात ये कहा जा रहा है कि जो हिंदू होने की जो इमेज, अपने हिंदू छवि को वो और उभारने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले आपने देखा था कि गणेश आरती करते हुए वो प्रधानमंत्री के साथ नजर आए थे। अब आज वो ये कह रहे हैं कि जो जटिल और जो पेचीदे फैसले होते हैं उसमें वो भगवान की शरण में बैठना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो भगवान के सामने मुझे बैठना पड़ा और उसके बाद उस जजमेंट को मैंने लिखा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो आरएसएस से अपनी करीबी बना रहे हैं, आरएसएस से नजदीक जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, यानी कि जो उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, वो अब सर चढ़कर बोल रहे हैं क्योंकि नवंबर में वो रिटायर होने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि आज इस मुद्दे पर जस्टिस मार्कंडे काटजू से बात किया जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन भी हैं, रह चुके हैं। थैंक यू सो मच जस्टिस काटजू फॉर ज्वाइनिंग ऑन पब्लिक इंडिया। और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का ये कहना कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के फैसले उन्होंने तभी वो लिख पाए जब वो भगवान के सामने बैठकर उन्होंने भगवान से याचना की। क्या कोई भी जज को इस तरीके का स्टेटमेंट देना चाहिए सर? देखिए, इस सवाल का जवाब देने के पहले एक मैं जनरल बात करना चाहता हूँ। इंग्लैंड के एक मशहूर लॉर्ड चांसलर थे। लॉर्ड चांसलर होता था जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में होता है, हेड ऑफ द जुडिशरी इन इंग्लैंड। हिज नेम वाज सर फ्रांसिस बेकन। उनका बड़ा मशहूर बयान है कि अ मच टॉकिंग जज इज लाइक एन इल ट्यून्ड सिंबल, यानी जो जज ज्यादा बोलता है वो एक बेसुरा बाजा जैसे है। जजेस को कम बोलना चाहिए। ये जब से चंद्रचूड़ साहब, आप समझिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए हैं, और बल्कि इससे पहले से ये बोलते जाते हैं, यानी हर प्रोग्राम, हर दूसरे दिन किसी फंक्शन में जाते हैं और भाषणबाजी करते हैं, बक 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 किए जा रहे हैं। अरे तुम चुप लगाओ। देखो, घर जज को हमारे सीनियर ने सिखाया था कि जज, एक तो जज को ज्यादा बाहर, घर के बाहर जाना नहीं चाहिए। ही शुड लीड रिक्लूसिव लाइफ, अनसोशल लाइफ। घर बैठो। जज को शाम को अपने घर बैठना चाहिए। ये क्या हर दूसरे दिन किसी न किसी आप प्रोग्राम जा रहे हैं और आप लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, हाउ टू बी गुड, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट। जज को बोलना कम चाहिए। ये चंद्रचूड़ साहब को मतलब जैसे वर्बल डायरिया हो गया नहीं। एवरी सेकंड थर्ड डे आई वुड सी हिम ऑन द यूट्यूब। कहीं हर फंक्शन में जा रहे हैं, जहां इनको इनवाइट किया जाए, इनको लाइमलाइट में रहना अच्छा लगता है, तो ये हर फंक्शन में जा। जज को ऐसा नहीं होना चाहिए। जज शुड लीड अ वेरी रिक्लूसिव लाइफ, ऑलमोस्ट लाइक अ हर्मिट। ये हम लोग के सीनियर ने सिखाया था कि घर बैठो, या तो तुम जज ही मत एक्सेप्ट करो, वकालत करो, फिर जो बोलना है बोलो। मगर जज हो गए हो तो ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। शाम को आप घर बैठिए, इधर उधर घूम रहे हैं आप, पार्टी में, फंक्शन में जा रहे हैं, ये दिस इज नॉट प्रॉपर फॉर। मगर ये साहब 2 साल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, हर दूसरे तीसरे दिन मैं किसी न किसी फंक्शन में इनको देखता था, बोलते जा रहे हैं। जहां तक इसका सवाल है, अब इस पे आ जाइए। जो इन्होंने अभी हाल में कह दिया कि जो वो केस था अयोध्या बाबरी मस्जिद वाला, तो मैं 3 महीने तक सोचता रहा। तो मैंने आई सॉट गाइडेंस फ्रॉम गॉड
भगवान से कहा मुझे बताओ क्या फैसला दें। देखिए ये सब झूठ है। देखिए हकीकत क्या है मैं आपको बताऊं। ये बहुत एम्बिशियस आदमी थे, कैरियरिस्ट। ये उस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं थे जब ये फैसला हुआ अयोध्या वर्डिक्ट। ही वाज प्यूनी जज। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस टाइम गोगोई साहब। बट Chanchud was one of the 5 judges on the bench which heard that अयोध्या बाबरी मस्जिद केस। और इनको मालूम था कि अगर ये डिसेंट कर गए तो फिर इनकी चीफ जस्टिस ही खटाई में पड़ सकती है। देखिए जजेस लोग बड़े कैलकुलेटिंग, अपना करियर के बारे में बड़े कैलकुलेटिंग रहते। ही वाज इन लाइन ऑफ बिकमिंग चीफ जस्टिस, व्हिच ऑफ कोर्स ही डिड बिकम, बिकॉज इन order of seniority he was in line of becoming chief justice of India. He did not want to take any chance which may jeopardize that perspective. अगर ये डिसेंट कर जाते, जैसे आपको याद होगा जब वो मीसा जजमेंट हुआ था 1975 में, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला, जिसमें 5 जजेस की बेंच में 4 जजेस ने कह दिया इंक्लूडिंग चंद्रचूड़ फादर कि सिटीजन हैज नो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ड्यूरिंग इमरजेंसी। यानी किसी को पकड़ के गोली मार दो उसका कोई उपाय नहीं है। वो इनके फादर भी कैरियरिस्ट थे, वो भी ही वाज इन लाइन ऑफ बिकमिंग सीजीआई, मगर उन्होंने भी सोचा कि अगर हम डिसेंट कर गए तो इंदिरा गांधी हमको सुपरसीड कर देगी। जैसे इंदिरा गांधी ने वो एचआर खन्ना, ही वाज सोल डिसेंटिंग जज इन दैट 5 जज बेंच, आपको याद होगा। मगर वो हिम्मत वाला अपराइट जज था एचआर खन्ना, and he dissented and he told his wife in the morning when he was going to give the judgment that I am going to give a judgment which will cost me my chief justiceship. He would have become chief justice of India in line of seniority, but he said no, he dissented. He said even in emergency a citizen has right to life and liberty. मगर वो डिसेंटिंग जजमेंट देने की वजह से ही वाज सुपरसीडेड और एमएच बेग साहब बना दिए गए सीजीआई। मगर ये चंद्रचूड़ साहब के फादर, ये धनंजय चंद्रचूड़ के फादर, ये भी कैरियरिस्ट थे। इन्होंने भी सोचा कि अब मैं अगर डिसेंट कर जाऊं मुझे भी सुपरसीड कर दे इंदिरा गांधी, तो लिहाजा इन्होंने वो बेईमानी को फैसला दिया, वो जो एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला, और कहा सिटीजन हैज नो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो धनंजय चंद्रचूड़ इज चिप ऑफ द सेम ब्लॉक। ये सब अपने करियर देखते हैं, बड़े कैरियरिस्ट होते हैं। द रियल रीजन व्हाई धनंजय चंद्रचूड़ गिव दैट जजमेंट इन द अयोध्या बाबरी मस्जिद केस, लेकिन आपको वो रिटायर हुए हैं जस्टिस काजू, आप ये कह रहे हैं कि वो करियरिस्ट हैं। आपने कहा कि वो करियरिस्ट हैं, लेकिन जब रिटायरमेंट ड्यू है उनका तो वो कौन सा करियर ढूंढ रहे हैं? मेरा आपसे ये सवाल है। मैं बता रहा हूं आपको, पहले तो समझिए कि ये फैसला इन्होंने जो दिया अयोध्या वर्डिक्ट का, इट इज नॉट बिकॉज ही सॉट गाइडेंस फ्रॉम गॉड, ये झूठ बोल रहे हैं। इट इज बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू लूज हिज चांसेस ऑफ बिकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बीजेपी गवर्नमेंट इनको सुपरसीड कर देती, जैसे एचआर खन्ना को सुपरसीड कर दिया था इंदिरा गांधी ने, तो बीजेपी गवर्नमेंट इनको सुपरसीड कर देती है अगर ये डिसेंट कर जाते। क्योंकि देखिए ये फैसले में ये माना गया कि वहां कोई अवशेष नहीं था, हिंदू टेंपल नहीं था, देयर नो प्रूफ, बल्कि अप टू 1949 वो रेगुलर वहां नमाज पढ़ी जाती थी। तो ये सब कहना कि ये डिमोलिश कर दिया मुस्लिम्स ने, उसका कोई प्रूफ नहीं है। और बल्कि ये उस फैसले में भी कहा गया कि डिमोलिशन ऑफ द बाबरी मस्जिद वाज अ क्राइम, फैसले में लिखा है। मगर ये लिखने के बावजूद कह देते हैं कि वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को दे दो, यानी अजीब कॉन्ट्रडिक्टरी फैसला है। और सम पीपल से चंद्रचूड़ रोट इट, हालांकि ये लिखा नहीं उसमें कि किसने जजमेंट लिखा, मगर एटलीस्ट ही वाज अ पार्टी टू इट। अभी एट प्रेजेंट ये क्यों ऐसी बात कह रहे हैं? देखिए ये अब आई कैन नॉट पेनिट्रेट इनटू हिज हेड कि व्हाट वाज हिज मोटिवेशन, व्हाई इज ही सेइंग दिस, बट ही इज टॉकिंग नॉनसेंस। कि भगवान से मैंने पूछा कि भाई क्या सही फैसला होगा, नॉनसेंस। यू हैव टू गो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट मतलब कि और जो फैसले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे गाइडेंस लेके आपको डिसाइड करना है, नॉट बाय गोइंग टू गॉड। बिल्कुल नहीं। अब मेरा जो आपसे सवाल है कि अगर आप
भगवान की शरण में जाकर अगर कोई जज ये कहे कि मैं तब अपने फैसले लिखता हूं, जो कि बात ये कह रहे हैं जस्टिस चंद्रचूड़, तो क्या हम इसे संवैधानिक शपथ का उल्लंघन मानेंगे? हर जज एक संवैधानिक शपथ लेता है, क्या वो संवैधानिक शपथ का उल्लंघन है कि आप भगवान के गाइडेंस में वर्डिक्ट लिख रहे हैं, ना कि संविधान के गाइडेंस में? देखिए, मैं जवाब दे रहा हूं, जरा सुनिए। ये अगर जज कहे कि आई was not able to decide the case for a long time because I could not make up my mind what would be the correct judgment, तो ये ठीक है, जज sometimes there is a difficulty कि what will be the correct judgment, मगर यहाँ इनको कोई difficulty नहीं थी. He was right from the outset, he was determined to decide in favor of the Hindu organization because he did not want to be superseded. बेसिक ये सच नहीं बोल रहे, ये झूठ बोल रहे हैं कि मैंने भगवान को से पूछा. He was quite right from the beginning. His mind was made up कि भैया मुझे अपनी चीफ जस्टिस ही दिखाई दे रही, उसको खटाई में क्यों डाल दूं मैं? अगर फैसला दे दूं कि ये लौटाया जाए टू द मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, जो सही फैसला वही होता, क्योंकि आपने जब वो मुस्लिम्स का तोड़ा था, there is no, the archaeological survey did not show that there was any temple, any remnants of any temple. वो 1949 तक वहां नमाज पढ़ी जाती थी. ये सब लिखा गया, उस फैसले में लिखा गया, मगर उसके बावजूद आपने जो नहीं किया टू द मुस्लिम्स, आपने दे दिया हिंदूज को. ये बेईमानी का फैसला था, मगर इनको ये था कि अगर मैं फैसला न दूं तो मेरी चीफ जस्टिस ही खटाई में पड़ जाएगी. सारे 5 जजेज आप जानती हैं, गोगोई तो बेईमान आदमी था, इसीलिए उसको रिवॉर्ड में मिला राज्यसभा की सीट. He was a dishonest man, और बल्कि उसकी तो लड़कियों से छेड़छाड़ की बड़े सीरियस एलिगेशन थे. तो 5 जजेस ने ये फैसला दे दिया. एक डिसेंटिंग जजमेंट नहीं हुआ, जैसे कि वो एडीएम में कम से कम HR खन्ना एक तो डिसेंटिंग जजमेंट था जो ईमानदारी का फैसला दिया था. यहाँ तो पांचों के 5 दबाव में आ गए बीजेपी के कि भाई बीजेपी प्रेशर पड़ा होगा. देयर वेरियस वेज ऑफ पुटिंग प्रेशर, और इन्होंने चंचू ने सोचा भैया मेरी चीफ जस्टिस ही खटाई में पड़ जाएगी. देखिए, he was right from day one very keen about one thing, that his chances of becoming CJI should not be jeopardized in any manner. नहीं, लेकिन जस्टिस कांजू, आप जब ये बात कह रहे हैं तो हो सकता है कि जस्टिस चंद्रचूड़ आपको ये बात कहने के लिए डेफेमेशन भी कर दें कि आपको क्या प्रूफ है कि भाई मैं करियरिस्ट था और मैंने इस वजह से इस तरीके की का फैसला लिखा. उन्होंने तो अपनी बात कही कि भाई मेरे लिए डिफिकल्ट था और मैं भगवान की शरण में गया. आप ये कह रहे हैं कि नहीं, वो करियरिस्ट थे, चीफ जस्टिस खटाई में पड़ जाती. देखिए, उसी फैसले में लिखा है डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद वाज अ क्राइम, वो फैसले में लिखा है. तो आप जब कह रहे हैं कि डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद वाज अ क्राइम, देन रिस्टोर इट टू द मुस्लिम्स. और उस फैसले में लिखा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिड नॉट डिस्क्लोज दैट दिस वाज अ हिंदू टेंपल, एंड अप टू 1949 वहां मुस्लिम वहां नमाज ऑफर करते थे. ये सब लिखा है फैसले में. इसके बावजूद आपने हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को तो इन्हें डिफेमेशन क्या करेंगे? भाई वो तो आपका ही फैसला है, मेरा फैसला तो है नहीं. आपके फैसले में आपने लिखा है कि देयर इज नो प्रूफ दैट इट वाज डिमोलिश्ड बाय बाबर और हिज सम जनरल and that there was a Hindu temple. Rather, up to 1949 the Muslims were regularly offering namaz there. और तोड़ा गया उसको जाके एकाएक somebody broke into the temple, masjid, and installed that Ram Lala statue. Overnight वहां बदमाशी हुई. तो ये सब लिखा है उसमें फैसले में. नहीं, लेकिन अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ. बिल्कुल नहीं, अरे फैसला तो मैंने तो लिखा नहीं है, आप डिफेमेशन कैसे करेंगे मुझ पे? आप फैसला आपने लिखा है. ओके, हाँ जस्टिस काजू, अब मैं थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन को और आगे बढ़ाती हूँ. आपने कहा कि उनकी चीफ जस्टिस ही खटाई में पड़ती, इस वजह से उन्होंने ये फैसला लिखा, उनके मन में कोई पेचीदगी नहीं थी और ये सब बकवास की बातें हैं कि वो भगवान को याद कर रहे थे और भगवान की शरण में थे. अब मैं आगे चलती हूँ. उनके बारे में ये भी कुछ लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि भाई अब उनके राजनीतिक महत्वाकांक्षा है. जैसे जस्टिस गोगोई को राज्यसभा का पद मिला, हो सकता है कि उनको ज्यादा बड़ा पद चाहिए हो. आपको क्या लगता है कि अगर वो करियरिस्ट है
तो क्या वो राजनीति में अपना भविष्य देख रहे हैं अब? देखिए, अब आई कैनॉट पेनिट्रेट इनटू हिज हेड एंड नो व्हाट इज इन हिज माइंड, बट ये नेचुरल होता है जब जज रिटायर होने लगता है तो वो ढूंढता है कि कोई पोस्ट रिटायरमेंट, कोई असाइनमेंट, कोई सिनेक्योर कुछ मिल जाए। सभी ढूंढते हैं, they are keen to get some assignment after retirement। तो चंद्रचूड़ साहब भी उसी चक्कर में। मगर मैं आपको देखिए एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ, सुनिए। ये ज्ञानवापी मस्जिद है बनारस में, उसके बारे में सूट फाइल हुआ बाय सम हिंदूज की। ये इट वाज अ हिंदू टेम्पल और इसको तोड़ के बनाया गया था। 1680 में औरंगजेब ने तोड़ा इसको और कन्वर्टेड इनटू अ मस्जिद। अच्छा, उस केस वो अभी भी चल रहा है, उसकी ऑफशूट आई, एक इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ अपील हाई कोर्ट गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आई। तो इनके सामने ही वाज द सीनियर जज, नॉट सीजीआई बट सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, पार्लियामेंट्री लॉ है। उसमें यह लिखा है कि 15 अगस्त सन 47, द डे ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके पहले क्या हुआ है इसको यू हैव टू जस्ट फॉरगेट इट। यानी अगर कोई हिंदू मंदिर तोड़ा गया और मस्जिद बनाया गया 15 अगस्त सन 47 के पहले, तब भी उसको आप रिस्टोर नहीं कर सकते एज ए हिंदू टेम्पल। यू कैन रिस्टोर इट ओनली सपोजिंग सम हिंदू टेम्पल इज broken after 15th August 47 and converted into a mosque, then you can restore it the Hindu character, but not if the now it is said that Aurangzeb demolished it in 1680, long before 15th August 47। तो अकॉर्डिंग टू देखिए वो पर्पस था वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, टू पुट अ क्वाइटस टू दीज डिस्प्यूट्स, क्योंकि सैकड़ों ऐसे मस्जिद हैं, हर एक के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये मंदिर था, फोर्सिबली कन्वर्ट किया गया इनटू अ मस्जिद। और सही है, देयर आर मेनी, जैसे आप यहाँ दिल्ली में ये कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क नियर कुतुब मीनार, वहां जाइए आप तो उसके जो पिलर्स हैं उसमें हिंदू कार्विंग्स हैं। तो ये ऑब्वियसली इट वाज अ हिंदू टेम्पल, बट देन इट वाज कन्वर्टेड इनटू अ मॉस्क 1000 ईयर अगो, long before 15th August 47। तो आपको वो सब नजरअंदाज करना है, क्योंकि ये जो लॉ बनी थी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बाय पार्लियामेंट इन 1991, इसका पर्पस था टू पुट अ क्वाइटस टू ऑल दीज डिस्प्यूट्स, अदरवाइज देयर इज नो एंड टू इट। यानी पूरा हिंदुस्तान यही करे, डोंट मूव फॉरवर्ड, गो बैकवर्ड्स। सैकड़ों ऐसे, आई कैन टेल यू हंड्रेड्स ऑफ मॉस्क व्हिच वर अर्लियर हिंदू टेंपल। इवन दिस ज्ञानवापी, अगर आप गई हो, मैं तो बहुत बार गया बनारस, उसका जो रेयर वॉल है उसमें सारी हिंदू कार्विंग्स हैं। ठीक है, हाँ मैंने देखा था सर, वो देखा है मैंने आप जिसकी बात कर रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम मैं कर रही हूँ जस्टिस चंद्रचूड़ की वजह से कर रही हूँ, और उन चीजों में अभी नहीं जाऊंगी। जस्टिस चंद्रचूड़ के बारे में यही चीजें आगे बढ़ाती हूँ कि अभी कुछ एक हफ्ते पहले ही स्टैचू ऑफ जस्टिस को बदला गया है। उनका जो ब्लाइंड फोल्ड है, जो काला कपड़ा स्टैचू पहनते थे, उस काले कपड़े को हटा दिया गया है, और एक हाथ में संविधान की बुकलेट दे दी गई है, और ये कहा गया कि देखिए जो कॉलोनियल मेमोरीज हैं उसको हटाने का हम काम कर रहे हैं, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को एक नया रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या मानना है? और जस्टिस चंद्रचूड़ ने उसको, जो सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी है वहां पर उस स्टैचू को लगाया है, उसके बाद से काफी चर्चा हो रही है। लेकिन आपका क्या मानना है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी का रूप और रंग बदलने से क्या फैसले देने में कोई फर्क पड़ेगा? जस्टिस चंद्रचूड़ का यही वो लॉजिक था कि भाई जस्टिस इज नॉट ब्लाइंड, इस वजह से हमें इसका ब्लाइंड फोल्ड हटा देना चाहिए। जी देखिए, पहले तो ये समझिए जस्टिस होता क्या है, व्हाट इज जस्टिस। जस्टिस इज नॉट व्हाट इज डन इन लॉ कोर्ट्स। जस्टिस इज प्रोवाइडिंग एवरी ह्यूमन बीइंग इन इंडिया प्रॉपर लाइवलीहुड, प्रॉपर जॉब, प्रॉपर हेल्थ केयर, giving him nutritious food, him or her, and health care and housing, good education to the children. This is justice. पहले अपना माइंड क्लियर करिए, जस्टिस इज नॉट दिस व्हाट इज हैपनिंग इन लॉ कोर्ट्स।
जस्टिस इज द सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। और मैं इसके बारे में आपको बताऊं, दिस वाज रियलाइज्ड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, और उनकी बड़ी फेमस स्पीच है डिलीवर्ड आई थिंक ऑन 13 जनवरी 1944, जिसका नाम है द सेकंड बिल ऑफ राइट्स। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में एक बिल ऑफ राइट्स है विच इज सिमिलर टू आवर फंडामेंटल राइट्स, विच गिव्स राइट टू लिबर्टी एंड इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा। वो ऑलरेडी है यूएस, बल्कि हमने बोरो किया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। मगर प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने कहा दिस इज ऑल इल्यूजरी, इट मीन्स नथिंग टू अ मैन हु इज हंग्री, हु इज अनएम्प्लॉयड, हु इज पुअर। उसको क्या मिल, फ्रीडम ऑफ स्पीच से क्या मतलब उसको, इट मीन्स नथिंग टू हिम। और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आर्टिकल 19(1)D में है, या फ्रीडम टू डू बिजनेस जो आर्टिकल 19(1)G में है, इट मीन्स नथिंग। एंड वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया आर पुअर। उनके लिए ये सब this justice really means giving them proper decent lives and raising their standard of living, not what is done in law courts. तो पहले तो ये चंचू साहब को ये नहीं समझ आता, मालूम है कि जस्टिस का मतलब क्या होता है। लॉ कोर्ट में तो देखिए फॉर्मल जस्टिस, कोई रियल जस्टिस नहीं। रियल जस्टिस इज द सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, यानी abolition of poverty, abolition of unemployment, abolition of hunger, abolition of lack of health care and lack of good education. ये है रियल जस्टिस। तो ये सब दिस इज जस्ट अ गिमिक जो चंचूद साहब ने किया है वहाँ जजेस लाइब्रेरी में, कि वो पट्टी हटा दी और तलवार हटा, ये सब मीन नथिंग टू द पीपल। दीज आर स्टंट्स एंड गिमिक्स। गिमिक करने में ये एक्सपर्ट हैं, ये ड्रामाबाजी। इससे क्या मतलब, ये आम आदमी को के जीवन से में क्या फर्क पड़ेगा? इट मीन नथिंग। लेकिन सर आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कई लोग ये कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने गणेश आरती की, गणेश आरती के बाद अब उन्होंने कहा कि मैं तो भगवान की शरण में जाकर और मैंने बाबरी मस्जिद का फैसला लिखा। क्या ये जो हिंदू होने की जो छवि है इसके क्या मायने हैं? वो बार बार अपने हिंदू होने का एहसास पब्लिकली कराते हैं चंद्रचूड़ साहब, इसके क्या मायने हैं आपके हिसाब से? और क्या इसका ये भी हम अर्थ लगाएं कि वो आरएसएस के करीब जाना चाहते हैं या बीजेपी के करीब जाना चाहते हैं? इसका अर्थ क्या निकाला जाए आपके हिसाब से? देखिए, मैं नहीं जानता उनके मन में क्या है। I have no way of penetrating into his head and getting to know what is in his mind. आप लोग पत्रकार हैं, जाके उनसे पूछ लीजिए कि what is your motivation, why are you doing it? आप उनसे पूछिए, मुझसे क्या पूछ, मैं क्या जवाब दूं? But the fact is कि these are all gimmicks. The real, देखिए एक चीज मैं आपको, I am going to repeat this a little more. Chanchud was always very very careful in planning his career कि मेरी चीफ जस्टिसशिप में कोई खटाई न पड़ जाए। अब इन्होंने जो ज्ञान वापी मस्जिद के एक इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ अपील में फैसला दिया, अगर ये चाहते, ये कह देते कि सूट इज नॉट मेंटेनेबल, जो बनारस में सूट फाइल हुआ मेंटेनेबल ही नहीं है, क्योंकि ये अगर डिमोलिशन हुआ भी, कन्वर्जन फ्रॉम हिंदू टेम्पल टू मॉस्क, इट वाज डन बाय औरंगजेब हु डाइड इन 1707, लॉन्ग बिफोर 15 अगस्त 47, तो सूट इज नॉट मेंटेनेबल। ये अगर कह देते तो सारे तमाम सूट्स जो पेंडिंग है मथुरा के बारे में, तमाम ये सब झगड़े खत्म हो जाते। मगर इनके मन में ये आया होगा कि अगर मैं ये कह दूं तो अगेन मुझे सुपरसीड कर दिया जाए, बीजेपी नाराज हो जाए, मुझे चीफ जस्टिस न बनने दिया जाए। तो ही वाज ऑलवेज वेरी केयरफुल अबाउट हिज करियर कि मेरे करियर में, तो इन्होंने फैसला दिया कि अरे ये सब जाके आप आर्गुमेंट रेज करिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ये वो खुद कर देते। केस तुम्हारे सामने आया, तुम सुप्रीम कोर्ट के जज हो, कह देते कि सूट इज नॉट मेंटेनेबल बिकॉज ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट which says that any conversion before 15th August 47 you have to ignore because we have to move forward, we have to put a quietus to these disputes. But he knew if he did it, BJP may get angry and again supersede him. अरे ये लोग बड़े कैलकुलेटर्स होते हैं, अपना अपना करियर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बाकी सब चीजें बाद में देखी जाएंगी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि चंद्रचूड़ साहब बीजेपी को या प्रधानमंत्री मोदी को किसी भी सूरत में गुस्सा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी करियर को बचाने के लिए इस तरीके की बात कही, इस तरीके का फैसला लिया। ये जो अयोध्या का वर्डिक्ट आया इसी वजह हुआ
जो बिल्कुल गलत फैसला था, क्योंकि आप कह रहे हैं उसी में कि कोई वहां पे देयर नो प्रूफ कि इट वाज अ हिंदू टेंपल, आर्कियोलॉजिकल सर्वे डज नॉट शो दैट देयर वाज एनी टेंपल देयर आर नो रिलिक्स फाउंड, एंड 1949 तक नमाज होती थी, उसका एविडेंस आ गया है। और ये थोड़ा एक चीज और भी है जस्टिस काजू चंद्रचूड़ साहब के बारे में, लोग ये कहते हैं हमेशा वो सेमिनार्स में या वीकेंड्स पे वो हमेशा न्यूज में बने रहते हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। अभी जैसे सैटरडे को इन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट पीपल्स कोर्ट है और हम ऑपोजिशन के आउटकम्स के बेसिस पे हम ऑपोजिशन का कोर्ट नहीं बन सकते, और उस तरीके की बातें की। लेकिन मेरा सवाल है कि एक अंग्रेजी में फ्रेज है प्लेइंग टू द गैलरी, डज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ प्ले टू द गैलरी? उनको ये पता है कि खबरों में कैसे बने रहना है, हेडलाइंस में कैसे बने रहना है, और वो पब्लिसिटी savvy हैं, उनको पब्लिसिटी की भूख है। I agree. He is very fond of being always in the limelight. अरे जज को देखिए बड़ा रिक्लूसिव लाइफ लीड करनी होती है। हमारे सीनियर ने हमको सिखाया, जब मैं जज बना 1991 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में, मेरे सीनियर ने कहा कि देखो अब तुम जज हो गए हो, अब तुम शाम को घर बैठो, डोंट पार्टी इन द इवनिंग। मुझे भी जी चाहता है कि जाके पार्टी करूं, नीलू व्यास को भी पसंद होगा कि शाम को घूमे पार्टी करें, बट जज को देखिए सोचना चाहिए कि पब्लिक क्या सोचेगी हमारे बारे में। इफ आई एम सीन इन पार्टी, इफ जज को शाम को घर में बैठना, मगर ये चंद्रचूड़ साहब हर दूसरे तीसरे दिन कहीं जाके भाषण दे रहे हैं। एक तो घर से बाहर आप मत निकलिए, शाम को घर में बैठिए और बोलिए कम, कोर्ट में भी और कोर्ट के बाहर भी। जो फ्रांसिस बेकन ने कहा कि मच टॉकिंग जज इज लाइक एन इल ट्यून सिंबल, सिंबल की स्पेलिंग CYMBAL, यानी बेसुरा बाजा जैसे होता है, जज जो ज्यादा बक 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 किया जा रहा है। अब ये 2 साल तक हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना जाके भाषण दे रहे हैं। अरे तुम्हें घर बैठो, क्यों जाके इतना वाई यू एक्सेप्टिंग एवरी इन्विटेशन, को कहीं बुलाया जाए ये चले गए वहां और भाषण दे रहे हैं। ये जज को कम बोलना चाहिए, और रिक्लूसिव लाइफ लीड, बड़ा डिफिकल्ट लाइफ होती है जज की, रियल जज की। आई वाज टॉट बाय माय सीनियर्स कि देखो तुमको अब घर बैठना है, ये अब घूमना उमना बंद करिए सब। जो लेकिन अब तो जस्टिस का मेरा आखिरी सवाल है जस्टिस काजू की, अब तो रिटायर हो जाएंगे जस्टिस चंद्रचूड़ अगले महीने, उनको आप क्या एडवाइस देंगे? देखिए एडवाइस अगर देखिए एक कहावत है, सीख उसी को दीजिए जाको सीख सुहाए, सीख न दीजिए बांद्रा घर बया को जाए। क्या मतलब इसका? इसका मतलब डोंट गिव अनसोलिसिटेड एडवाइस। अगर मुझसे देखिए, सीख उसी को दीजिए जाको सीख सुहाए, जिसको अच्छी लगती है शिक्षा उसी को एडवाइस दीजिए। सीख न दीजिए बांद्रा, ये बंदर, एक बार क्या था कि बारिश हो रही थी तो एक बंदर एक पेड़ पे बैठा था, ठिठुर रहा था, ठंड थी। तो एक बया थी, बया छोटी चिड़िया होती है, अपने घोंसले में बैठी थी, तो घोंसला उसने बना लिया था, तो वो सूखी थी, वो गीली नहीं थी। तो उसने बंदर से कहा कि तुम भी अगर बना लेते शेल्टर, तो जो ये बारिश हो रही तुम ठिठुर रहे हो, तुम नहीं ठिठुरते इसमें। तो बंदर ने कहा अच्छा मुझे तुम राय दे रही हो, शिक्षा दे रही है। उसने हाथ बढ़ाया, वो बया का जो वो था घोंसला उठा के फेंक दिया। कहने का मतलब डोंट गिव अनसोलिसिटेड एडवाइस। मुझसे चंचू कभी मांगे तो है नहीं राय, मैं क्यों दूं? आप कह रही कि राय दो, राय क्यों? मैं इतना बेवकूफ तो हूं नहीं कि राय देता फिर सबको। राय मांगे जरूर। आई वाज ऑलवेज, आई एम एल्डर टू हिम, आई वाज मच सीनियर टू हिम, ही नेवर sought my advice. Why should I give my unsolicited advice? ये सब आप बिल्कुल बेकार बातें करती हैं कि जाके राय दो, राय दो। ओके, नहीं ठीक है, आप कोई राय मत दीजिए। मैं तो लास्ट क्वेश्चन कर रही थी और आपको तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप शायद कुछ उनको एडवाइस देना चाहें, लेकिन कोई बात नहीं, अनसोलिसिटेड एडवाइस बिल्कुल मत दीजिए। मैं दे दूं एडवाइस, मांगे तो, कभी तो एडवाइस मांगी नहीं तो मैं क्यों दूं अनसोलिसिटेड? नेवर गिव अनसोलिसिटेड एडवाइस। ये आप भी नीलू जी सीख लीजिए, डोंट गिव अनसोलिसिटेड एडवाइस, वरना वही आपका हश्र होगा जो बया का हुआ था, वो बंदर ने उठा के घोंसला फेंक दिया। Somebody asks your advice, don't give unsolicited advice. ठीक है, okay Justice Kaju, thank you so much for joining. I'll have to end the program here. Thank you very much. Thank you, sir.